हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की फिजिक्स में गतिमान आवेश का जो टॉपिक चल रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति कैसी होने वाली है, उसका पथ कैसा होने वाला है। तो उसके तीसरे पार्ट में जो उसका तीसरा भाग है, तीसरा प्रकार है, वो है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तो उसकी गति, उसका पथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो थीटा कोण पर प्रवेश करे, चाहे थीटा कोण पर क्या करे, ये गति करे। ठीक है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया, यहां पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, उनमें से हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लिया बी। तो एक चुंबकीय क्षेत्र लिया और इससे थीटा कोण करके कोई एक आवेश v वेग से गति कर रहा है, और आज हम इसी का डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हम यहाँ पर जो हमारा v है उसके घटक चेंज कर रहे हैं। देख ले रहे हैं कि जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी ये दो ओर जा रहा है। यहाँ सामने से जाने का मतलब ये हुआ कि ये इधर भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है। तो हम निकालेंगे कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आएगा तब इसका वेग कितना रहा होगा, और जब ये ऊपर जा रहा है तब इसका वेग कितना है। थीटा कोण पर जा रहा है तब इसका वेग v है, लेकिन जब ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आएगा तब वेग निकालेंगे, और ऊपर भी जा रहा है तो कितने वेग से ये ऊपर जा रहा है उसको भी निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या खींचते हैं, यहाँ पर इसे अक्ष में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? अक्ष में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? अक्ष में तोड़ते हैं। तो v का थीटा की ओर घटक, v का थीटा की ओर घटक क्या होता है? हमेशा v cos थीटा। ठीक है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जिस वेग से गति कर रहा है उसका मान है v cos थीटा, और साथ ही साथ ये ऊपर भी जा रहा है तो थीटा की विपरीत घटक क्या होता है? थीटा की ओर घटक तो cos होता है, लेकिन थीटा के विपरीत घटक क्या होता है वो हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। तो थीटा की विपरीत दिशा में इसका घटक क्या होता है? v sin थीटा। ये लोग हम जानते ही हैं, आधार के साथ कॉस आता है, लंब के साथ साइन आता है कर्ण का। ठीक है, तो अब देखेंगे तो ये वाला जो कोण है, यहां से देखिए, अगर ये वाला कोण हम यहां पर देखेंगे तो ये वाला कोण चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? ये वाला v, जो ये v है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? v परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर किसके है? चुंबकीय क्षेत्र b के साथ। और यहां पर जब v cos थीटा देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, इधर ही v cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? v पैरेलल, v समांतर हो जाएगा। अब क्योंकि ये सदिश राशि है तो ऊपर हम क्या जोड़ देते हैं? वेक्टर जोड़ देते हैं। सदिश राशि है तो ऊपर क्या जोड़ देते हैं? वेक्टर जोड़ देते हैं। तो अब वेग दो हो गए, एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर और एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो पहले अगर हम बात करना चाहेंगे तो लंबवत, अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, यानी लंबवत गति कर रहा है, ये वाला वेग लेंगे। ये वाला वेग हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इस वेग के हमने घटक ले लिए, एक पैरेलल वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो इसको अब हम भूल जाएंगे कि थोड़ी देर के लिए हम इसे क्या करेंगे? भूल जाएंगे कि यहां पर कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है भी। ठीक है, तो इसे हम भूल जाएंगे। अब हम केवल और केवल क्या देखेंगे? तो केवल और केवल हम सामने वाला भाग देखेंगे। ठीक है, सामने वाला भाग देखेंगे। ये कितने अंश का कोण बन रहा था? 90 डिग्री का कोण बन रहा था। तो चुंबकीय क्षेत्र, हमको पता है जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत जाता है, तो वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र उसे गोल गोल घुमाता है। तो जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो क्या करता है? ये आवेश गोल गोल घूमेगा। क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा। और साथ ही साथ जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, तो उसका पथ कैसा होता है? तो उसका पथ सरल रेखा में होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस पैरेलल पर तो कोई भी बल नहीं लगाएगा।
तो इस पैरेलल पर तो कोई भी बल नहीं लगाएगा, लेकिन इस लंबवत पर बल लगाता है। तो इस लंबवत वाले पर बल लगाता है, बल जीरो नहीं होता है, और बल ऐसा लगाता है कि ये इसे क्या कर देता है, गोल गोल घुमा देता है। तो जब ये लंबवत गति करेगा, जब ये लंबवत गति करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये आवेश गोल गोल यानी वृत्ताकार भाग पर धीरे धीरे क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। वृत्ताकार भाग पर धीरे धीरे क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा, ऐसे। ठीक है। और फिर यहां पर तो ये वृत्ताकार भाग पर गति कर ही रहा, सीधे से अच्छे से बना दिया जाए ना, तो ये वृत्ताकार भाग पर गति तो कर ही रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आगे भी चुंबकीय क्षेत्र, दो बल लग रहे हैं चुंबकीय, मतलब यहां पर दो वेग हैं। लंबवत वाला तो गोल गोल घूम रहा है लंबवत वाले वेग के कारण, लेकिन सामने वाले वेग के कारण क्या हो रहा है, बल जीरो है, तो इसलिए ये वाला वेग क्या करना चाहेगा, आवेश को सीधा ले जाएगा, और ये वाला वेग इसे क्या कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। तो दो वेग हैं, ये गोल गोल घूम भी रहा है और साथ साथ सीधा भी जा रहा है, तो ये कुछ ऐसी गति करने वाला है। तो ये गोल गोल घूम भी रहा है और साथ ही साथ सामने भी जा रहा है, तो ये कैसी गति करने वाला है, तो ये गति ऐसी करने वाला है कि ये गोल गोल घूमेगा भी और साथ ही साथ ये आगे की ओर बढ़ेगा भी। तो ये कुछ ऐसी गति होने वाली है। देखिए यहां से, तो ये गोल गोल घुमा कौन रहा है, लंब वाला, सामने की ओर कौन ले जा रहा है, समांतर वाला। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार की मोशन होने वाली है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब डायग्राम को पूरा का पूरा हम बना दे रहे हैं। ये हमारा वेग v था, कितने एंगल पर था, थीटा एंगल पर था। ठीक, चलिए अब हम डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन सबसे पहले हम लंब वाले वेग का लेंगे और फिर समांतर वाले वेग का लेंगे। इसमें दोनों केसेस लग रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट के सेशन के लिए क्या होता है, फर्स्ट केस के लिए क्या होता है, ये गोल गोल घूम रहा है, लंब वाला हम ले रहे हैं। तो ये गोल गोल जब घूमेगा, गोल गोल जब घूमेगा, कब घूमेगा, जब अंदर की ओर क्या लगेगा, इस पर बल लगेगा। तो यहाँ पर देख भी लीजिए, अगर यहाँ पर वेग की डायरेक्शन ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र सामने है, तो V से कहाँ जाना है, B की ओर। V से B जाएंगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो ये इसे कुछ ऐसे गति कराएगा। ये हमारा अच्छा चुंबकीय क्षेत्र, ये लंब है, ये ऐसे गति कराएगा, ऐसे इधर आएगा, आवेश इधर जाएगा तो ऊपर की ओर ढकेलेगा, ऊपर आएगा तो नीचे ढकेलेगा, बाईं ओर आएगा, आगे की ओर आएगा तो अंदर की ओर ढकेलेगा, नीचे की ओर आएगा तो ऊपर ढकेलेगा, तभी तो वो गोल गोल घूमेगा। और ये समांतर वाला सामने की ओर ले जाएगा। तो ये जब गोल गोल घूम रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल होना चाहिए। अंदर की ओर एक बल लगता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रदान कर रहा है, कौन वो गोल गोल घुमा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उस पर जो बल लगाता है वो चुंबकीय बल कहलाता है। तो कौन गोल गोल घुमाने का प्रयास करेगा, अंदर की ओर कौन बल लगाता है, चुंबकीय बल लगाता है, अंदर की ओर इसे ढकेलता है केंद्र की ओर, और केंद्र की ओर जो भी बल लगता है वो अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल खुद का नहीं होता, दूसरे का होता है। तो अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है, mv²/r। याद रखिए यहाँ पर कौन सा वेग इसे घुमा रहा है, लंब वाला, और यहाँ पर दो वेग हैं तो लंब वाला यहाँ पर गोल गोल घुमा रहा है, तभी अभिकेंद्र बल लगेगा। साथ ही साथ चुंबकीय बल का मान क्या होता है, F=qvb sin थीटा। तो v कौन सा है, परपेंडिकुलर वाले पर ही तो बल लगेगा। क्या इस पर कोई बल लग रहा है, जीरो लग रहा है, परपेंडिकुलर वाले पर ही लगेगा। तो qvb sin 90 डिग्री हर जगह, क्योंकि 90 डिग्री ही है, देखो 90 डिग्री पर गति हो रही है। तो यहां से V से V क्या हो जाएगा, V से V हो जाएगा कैंसिल एक। ठीक है। तो यहां पर V लंब अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये कितना आएगा, R को हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा QBR, और अपॉन M कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहां से ये आ गया हमारा वेग, लंबवत वेग। तो लंबवत वेग हमको पता चल गया कि जब अगर ऊपर की ओर गति कर रहा है तो किस वेग से गति कर रहा है, ये उसका मान आ गया। अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इसकी कुछ त्रिज्या भी होने वाली है, तो ये त्रिज्या निकालेंगे तो m ऊपर जाएगा, QB कहाँ आएगा, नीचे। तो अगर एक चीज यहाँ से करें तो ये जो वैल्यू आई है,
ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है v लंब की वैल्यू। और v लंब किसके बराबर होता है? v लंब होता है, हमने बताया था, v साइन थीटा के बराबर। और यहाँ थीटा क्या है? v और b के बीच जो कोण बन रहा है शुरुआत से वही है। ये बराबर किसके आ रहा है? क्यू बी आर अपॉन में m। ये बन गया इसका मान। ये क्या बन गया? इसका मान बन गया। ठीक है ना? तो ये v परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालने की ओर जाएंगे, क्या निकालने जाएंगे? त्रिज्या यानी r। r की वैल्यू जब निकालेंगे तो m ऊपर चला जाएगा, क्यू बी कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो v लंब इंटू m और अपॉन में कितना आ गया? क्यू बी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? ये वैल्यू हमारे पास आ गई है त्रिज्या की वैल्यू। अगर हम v लंब की वैल्यू डालना चाहें यहाँ पर तो v साइन थीटा डाल सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है? ये त्रिज्या की वैल्यू है। जो गोल गोल घूम रहा है उस पथ की कुछ त्रिज्या भी होगी। और ये क्या हो रहा है? ये वेग है। जो गोल गोल घुमा रहा है उसका क्या है? ये वेग है। ठीक है, तो उसका क्या है? ये वेग है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे इसका ये तो मान हमारे पता चल गए कि अब यहां से देखेंगे अगर वेग बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। अब क्या करेंगे? हम आवर्त काल को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आवर्त काल। आवर्त काल हमने बताया था एक चक्कर में लगा समय। आवर्त काल को t से लिखा जाता है, एक चक्कर में तय की गई दूरी। हम गोल गोल वाला देख रहे हैं, सामने वाला मत देखिए। वृत्ताकार देखिए, तो वृत्ताकार एक चक्कर में कितनी दूरी तय कराता है? जितनी उसकी परिधि होगी। और परिधि क्या होती है? 2 पाई इंटू त्रिज्या इसकी क्या है? r। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितना है? वेग कितना है? कौन वो गोल गोल घुमा रहा है? v लंब घुमा रहा है। अगर हम यहाँ पर v लंब की वैल्यू रखना चाहें, अगर हम यहाँ पर v लंब की वैल्यू रखना चाहें तो ये कितना आएगा? t का मान यहाँ से कितना आएगा? t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v लंब का मान कितना आया है? v लंब का मान आया है क्यू बी आर और अपॉन में कितना है? m। अब यहाँ से r से r हो जाएगा कैंसिल, m कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आवर्त काल कितना हो गया? 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। तो ये तो वही आया है, इसके मान में तो कोई अंतर ही नहीं आया है। तो ये हमारा वही है, मिल गया। ये t आवर्त काल हो गया, यानी एक चक्कर में लगा समय। ये हमारा आवर्त काल हो गया। अब हम क्या निकालना जाएंगे? अब हम निकालने जाएंगे आवृत्ति को। क्या निकालने जाएंगे? आवृत्ति को। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति एक सेकंड में लगे। एक सेकंड में कितनी बार घूमा है? घूम तो रहा है लेकिन एक सेकंड में कितनी बार घूम गया, इसको बताता है आवृत्ति। और आवृत्ति बराबर क्या होता है? हमने बताया था 1 आवर्त काल। तो t समय में एक चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? तो 1/t लगाएगा। तो यही क्या होती है उसकी आवृत्ति? 1/t। ठीक है, तो यहां से t का मान अगर हम रखना चाहेंगे तो t कितना आया है हमारा? ये t आया। इसको पलट दीजिए। पलटने का मतलब है क्यू बी ऊपर चला जाएगा और अपान में क्या आ जाएगा? 2 पाई m। यहां से हम देख सकते हैं कि जो आवर्त काल है और साथ ही साथ आवृत्ति है वो वेग और त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रही है। वो ना तो वेग पर निर्भर कर रही है और ना ही त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। वो इन दोनों पर निर्भर नहीं कर रही है। अब हम क्या निकालना चाहेंगे? अब हम निकालना चाहेंगे यहाँ से आवृत्ति। आवृत्ति तो निकल गई है। अब हम यहाँ से निकालना चाहेंगे कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग। तो कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग क्या होने वाला है? कोणीय वेग, जिसको हम क्या कहते हैं? कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। ये याद रखिए। इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है ओमेगा से। किससे लिखा जाता है? ओमेगा से। तो कोण के आधार पर कोणीय आवृत्ति बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन मतलब कोणीय, ये सभी एक चक्कर के लिए। तो एक चक्कर में कितना कोण बनाएगा? तो गोल गोल घूम रहा है तो गोल गोल एक सर्कल हुआ, और सर्कल हमेशा कितना कोण बनाता है? 2 पाई बनाता है 360 अपॉन कितना समय लेता है एक चक्कर के लिए? आवर्तकाल के बराबर। आवर्तकाल ही होता है। अगर हम यहाँ से t की वैल्यू रखना चाहेंगे तो 2 पाई ऊपर और t की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्यू बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग कितना होने वाला है?
QB के अपॉन में m आने वाला है। अब एक चीज यहां पर से बचा है और वो है क्या, वो है विशिष्ट आवेश। क्या है, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या होता है, विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो विशिष्ट आवेश कुछ यहां पर हम लिखा दे रहे हैं। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश को हमने बताया भी था, ये क्या होता है, Q/m होता है। विशिष्ट आवेश क्या होता है, ये Q/m होता है। विशिष्ट आवेश को Q/m से लिखते हैं। तो ये Q/m कितना आने वाला है, तो Q/m यहाँ चाहे जहां से आप निकाल लीजिए, Q/m Br को परपेंडिकुलर V के नीचे भेजना है, तो V परपेंडिकुलर ऊपर और यहां पर कौन चला आएगा, B × R। तो Q/m चाहिए हमको, तो Br नीचे भेज देंगे। बाकी परपेंडिकुलर का तो मान हम लोग जानते ही हैं कि परपेंडिकुलर वाले का मान कितना होता है, V sin थीटा। तो ये हो गई पूरी परपेंडिकुलर आवेश वाले के लिए, परपेंडिकुलर आवेश वाले के लिए। अब हम जो सामने वाला आवेश गति करेगा तो उसके लिए निकालना चाहेंगे मान। तो सामने की तरफ वेग कितना है, v cos थीटा। सामने की तरफ वेग कितना है, v cos थीटा। ऊपर की तरफ वेग कितना है, v sin थीटा। हम ये देख रहे हैं कि जब आवेश गति कर रहा है तो ये लंबवत वाला आवेश जो होता है वो इसे गोल गोल घुमाता है अगर लंब चलता है आवेश। लेकिन जब समांतर जाता है, देखो दो केसेस है, समांतर भी जब जा रहा है तो क्या कर रहा है, समांतर वाला चुंबकीय क्षेत्र पर, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई बल नहीं अनुभव करता है, तो इसलिए वो सीधा भी जा रहा है। तो दोनों ओर वो आगे भी बढ़ रहा है और सीधा भी जा रहा है। तो यहां पर एक परिभाषा बन रही है कि पिच क्या होता है। तो पिच क्या होता है वो परिभाषा यहां पर बन रही है। पिच किसे कहते हैं, तो पिच किसे कहते हैं देख लेते हैं। पिच क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत कुंडलनियों के, कुंडली मतलब कुंडलिनी, थोड़ा देख लीजिए, हाँ, कुंडलिनियों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत कुंडलिनियों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ठीक है, तो पिच किसे कहते हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर स्प्रिंग को देखा तो सेम वही चीज है। स्प्रिंग गोल गोल घूमती भी और आगे भी बढ़ती है, सेम वही रूल यहां पर जब थीटा कोण पर प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र में आवेश, क्यों, तब ये केसेस आएंगे। ये ऐसे ही स्प्रिंग के जैसे ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज यहां पर हम बताना चाहते हैं कि जो समांतर वाला है, समांतर वाला वेग है, समांतर वाला वेग क्या कर रहा है, इस आवेश को सामने की ओर ले जा रहा है। तो ये एक चक्कर में कुल कितना आगे बढ़ा, अगर देखेंगे तो एक चक्कर जब घूमता है तो स्प्रिंग भी आगे बढ़ती है कुछ, तो सेम वही पर है। तो जब ये लंबवत घूम रहा है, वृत्ताकार पथ घूम रहा है, तो वृत्ताकार पथ घूम करके ये एक चक्कर घूम करके कितना आगे बढ़ा है, तो हम यहां से देख सकते हैं ये एक चक्कर जब घूमता है तो कितना आगे, मतलब आगे बढ़ रहा है, ये इतना आगे बढ़ रहा है, इतना पोर्शन क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। और इसी को क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। तो एक चक्कर घूम करके ये कितना आगे बढ़ा है, यही क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। आ रही बात समझ में। या फिर यहां से देख सकते हैं किन्हीं दो, अच्छा ये पिच कितने बीच की दूरी है, ये पहली कुंडलिनी है, ये दूसरी है, तो दोनों कुंडलिनियों के जो बीच की दूरी वही क्या है, पिच है। तो दो कुंडलियों, दो क्रम वाली लेनी है, तो ये भी दूरी क्या होती है, पिच होती है, और ये भी दूरी क्या होती है, पिच होती है। ठीक है, तो दो कुंडलिनियों के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनने वाला है,
कि अगर देखा जाए तो पिच एक प्रकार की दूरी बताती है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, यानी पिच बराबर क्या हो जाएगा, चाल यानी सामने की ओर वेग इसका कितना है, v पैरेलल है, गुना समय। कितने समय में ये आगे बढ़ता है, जब एक चक्कर पूरा होता है तब, एक चक्कर पूरा होता है तब। समय कितना लगता है आगे बढ़ने में, आगे बढ़ने में जब एक चक्कर पूरा होता है तब आवेश आगे जाता है, एक चक्कर पूरा होता है समय तब आवेश जाता है। ठीक है, तो एक चक्कर में जो समय लगता है वो आवर्तकाल होता है हमारा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं ये हमारा क्या बन जाएगा, पिच। तो टी पैरेलल बराबर क्या होता है, v पैरेलल v cos थीटा होता है। ठीक है, और इनटू में हम क्या लिख सकते हैं, गुणा में टी लिख सकते हैं, और पिच को किससे लिखे दे रहे हैं, पी से लिखे दे रहे हैं, और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा कि ये होता है पिच। तो यहां से हम कुछ चीजों को देख लेते हैं, फिर समझेंगे एक बार। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया। तो स्टेटमेंट है कि माना कोई आवेश क्यों किसी बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर v वेग से प्रवेश करता है, या v वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है, तब v का जो घटक v sin थीटा है वह आवेश को वृत्ताकार पथ पर गति कराता है, जबकि v cos थीटा जो घटक होता है वो आवेश को एक सरल रेखा में गति कराता है। अर्थात हम कह सकते हैं आवेश दो तरीके की गति कर रहा है, वो वृत्ताकार गति भी कर रहा है और सामने की ओर वृत्ताकार गति कर रहा है, यानी गोल गोल घूम भी रहा है और सामने की ओर चल भी रहा है। तो इसका मतलब ये जो जिस प्रकार की मोशन होती है उसका नाम है हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन, कुंडलनी गति। ये कौन सी गति करता है आवेश, जब थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो वह गति करता है हेलिकल मोशन में, यानी कि कुंडलनी गति करता है। आवेश कौन सी गति करता है, एक कुंडलनी गति करता है। याद रखिए आवेश कौन सी गति करेगा, कुंडलनी गति करेगा। बस ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम जब घटक में तोड़े थे तो फिर घटक में तोड़े तो ये दो तरीके की गति कर रहा है। तो एक तरीके की गति में इतने सारी चीजें आई हैं जो कि हमारे पिछले ही डेरिवेशन में, बस यहाँ पर वेग की जगह परपेंडिकुलर वेग वाला लिया जाएगा। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा है वो सामने की ओर जो इसकी दूरी है यानी पिच किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो क्रमागत कुंडलिनियों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ये था इसका डेरिवेशन, और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, दो पिछले हम पढ़ लिए हैं तो ये भी हम कर लेंगे, अच्छे से पढ़ना। यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस के वीडियोस को। जय हिंद।